अपनी लेक्चर सीरीज के आखिरी मुकाम पर हैं हम लोग मित्रों। लास्ट टू टॉपिक्स आर लेफ्ट, जीएसटी एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एज यूजुअल स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखेंगे, आप वीडियो पॉज करें, जवाब लिखें और आगे बढ़ें। पहला प्रश्न, डिस्कस द प्रपोज फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एंड आउटलाइन द एसोसिएटेड बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। दूसरा प्रश्न, क्रिटिकली असेस द फिजिबिलिटी ऑफ गिविंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम टू द इंडियन पुअर। वेलकम बैक दोस्तों, आई होप आपने जवाब लिखे हैं। शुरू करें। एज सच गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको एकदम डिटेल में पढ़ना हो तो करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो है L4P8, लेकिन हाल के समय में हार्डली 1 वीक इज लेफ्ट बिफोर द मेंस एग्जाम और हमें तो केवल 200 शब्द में वो पूरा ज्ञान कैसे उतारे अपनी आंसर शीट में वो सीखना है। तो मतलब ज़्यादा आमिर खान वाला परफेक्शनिज्म यहाँ पर करेंगे नहीं, जल्दी से इसकी समरी देख लेंगे। व्हाट इज़ द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। वो ये सास बहू की सीरियलों जैसा ही है कि कौन किससे शादी कर रहा है, किसका तलाक होने वाला है, किसकी याददाश्त चली गई, किसका पुनर्जन्म हो गया, दिमाग चकरा जाता है। सेम वे ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हमने थियरी में पढ़ा था, उसके बाद अमेंडमेंट वो पास हुआ, उसके बाद अब जो प्रपोज हो रहा है, तो हर एक जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ नया ऐसे चीज़ निकल के आता है जो हमें कभी पता ही ना हो। सीबीईसी वालों ने अपनी वेबसाइट पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐसा पीडीएफ फाइल रखा है, बट उसमें और आप न्यूज़पेपर के रिपोर्ट पढ़ें, काफ़ी सारी विसंगतताएं देखने को मिलती हैं। तो मतलब कि ये क्या चल रहा है, क्यों हमें तो केवल 200 शब्द बनाने हैं, तो ऐसे केस में सबका मालिक एक रट्टा मारो जिंदाबाद करते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा जाए जीएसटी के बारे में, हम कैसे शुरू कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन में या तो डिफाइन करो या उसका ओरिजिन दे दो, फिर बॉडी के अंदर हम दिखाएंगे कि अभी का प्रेजेंट फ्रेमवर्क क्या है, विदाउट गोइंग इनटू द बॉल बाय बॉल कमेंट्री कि भाई चिदम्बरम ऐसा सोच के गए थे, केलकर ने ये बोला था, अमेंडमेंट में ये था, नया प्रस्ताव ये है, कुछ भी नहीं। जो एकदम अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है उस प्रकार से फ्रेमवर्क बनाएंगे। उसके क्या लाभ हैं, क्या उसमें चैलेंजेस हैं, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या, फाइंडिंग देखना हो या समरी कुछ भी, बस इतना ही लिखेंगे कि हाँ कुछ चैलेंज तो आने वाली हैं बट इट इज़ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले जवाब का इंट्रोडक्शन, व्याख्या से भी कर सकते हैं, ओरिजिन से भी कर सकते हैं। व्याख्या क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। डेस्टिनेशन बेस्ड क्योंकि जो खरीदता है उसके ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ तो मेरा पैसा जेठालाल के पास और वो फिर सरकार के पास जाएगा, एंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम या एसेट के ऊपर नहीं। तो इस प्रकार से व्याख्या से शुरू हो सकता है, या फिर कि ओरिजिन से भी हम कर सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। सेकंड पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इट विल बी लेवाइड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट क्या, पीने का दारू मतलब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम उसमें हाई स्पीड डीजल, एविएशन फ्यूल वगैरह, एंड लास्टली इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब दारू, पेट्रोलियम और पंखा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ आप याद रखिए। अब ऐसा नहीं कि इन पे जीएसटी नहीं लगेगा तो पूरा टैक्स माफी है ना, इनके ऊपर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वैट तो लगेगा ही अलग से। ओके, व्याख्या समझ लिया, वो किस पे लगेगा वो समझ लिया। अब ये पूरे जीएसटी को लागू करने के लिए देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। इट विल डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी कि कौन कौन सी चीज वस्तुओं पे लगना चाहिए, द रेट्स 6% लगना चाहिए या 26% लगना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल से करना है या सितंबर से करना है, एंड कंपेंसेशन कि राज्यों को इतना नुकसान होगा तो इतनी भराई इतने सालों में इस तरह से होगी। फॉर ऑल दिस थिंग्स देयर विल बी अ जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब उसके नीचे वहाँ पर कौन सा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कितने मेंबर्स रहेंगे नॉट इंपॉर्टेंट, अपने को तो जवाब में इतना ही लिखना है कि भाई एक जीएसटी काउंसिल होगी हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, जहाँ पर कि केंद्र और राज्य के नुमाइंदे होंगे। वोटिंग पावर बस ये रटना है कि भाई केंद्र का वोटिंग पावर 1/3 एंड राज्यों का 2/3 रहेगा। और भी अगर याद रह जाए तो आप लिख सकते हैं कि भाई वहाँ पर केंद्र सरकार के रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो पहले हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम समझते थे, उसके चेयरमैन बैठेंगे। बट ये दोनों अफसरों के पास वो हाजिर रह सकते हैं बट नो वोटिंग पावर। ये पूरा जीएसटी काउंसिल का ऑफिस कहाँ पर होगा? दिल्ली में, और ऑफिस का लाइट बिल, फोन बिल, वो सारा खर्चा कौन उठाएगी? केंद्र सरकार। खैर, तो उसकी व्याख्या समझ ली, किस चीज़ों पे लगेगा और कौन इसे लागू करेगा। नाउ द कंपोनेंट्स, क्योंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, देयरफॉर देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, केंद्र सरकार का सीजीएसटी और राज्य सरकारों का एसजीएसटी। लेकिन अगर दो राज्यों के बीच में इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है तो उसके ऊपर आईजीएसटी सिस्टम के अंतर्गत ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों चीज़ कौन कलेक्ट करेगी? केंद्र सरकार, और फिर उसका विभाजन किया जाएगा। तो आप समझिए कि आईजीएसटी मतलब ये तीसरा टैक्स नहीं है, देयर इज ओनली 2 टैक्सेस। कौन सा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, 2 कंपोनेंट।
लेकिन अगर दो राज्यों के बीच में व्यापार हो रहा हो तो इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करने का जो सिस्टम है दैट इज नोन एज IGST. अब बिकॉज GST is one type of indirect tax on consumption, तो अल्टीमेटली इट विल बी borne by the final customer, राइट. लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो ऊपर हमसे कोई लोग कलेक्ट करेंगे व्यापारी और वो सरकार में जमा कराएंगे, तो कौन करेगा? जब पुरानी सिस्टम थी तो एक्साइज, सपोज कि रतन टाटा गाड़ी बना रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगता था. बीडे मास्टर ट्यूशन दे रहा है उसके ऊपर 10 लाख से ज़्यादा उसका पैसा की आवक थी तो सर्विस टैक्स लगता था. जेठालाल मोबाइल बेच रहा था उस पर वैट लगता था, राइट. तो ये सब लोग हमसे वो चीज़ कलेक्ट करते थे एंड अल्टीमेटली दे वर पेइंग टू द गवर्नमेंट, देयरफॉर वी यूज्ड टू कॉल देम इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब ये GST कौन कलेक्ट करेगा? तो आसमान से फरिश्ते उतरने वाले हैं नहीं, यही लोग करेंगे. बट वो जो पहले एक्साइज सर्विस और वैट के अलग अलग SSC थे उनके बदले अब होंगे केवल GST के SSC. तो GST कलेक्शन मैकेनिज्म क्या है? अगेन रट्टा मारो जिंदाबाद, कि डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर existing SSCs of the excise, सर्विस टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, दे विल हैव टू रजिस्टर. किसके साथ? वो जो भी सरकार की टैक्स बॉडी है, दे विल हैव टू कलेक्ट एंड दे विल हैव टू डिपॉजिट द GST टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका पहले नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन GST आने के बाद उसका नाम हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब यहाँ पर भी ये कि 10 लाख वाला टर्नओवर होगा कि 5 लाख वाला, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग होगा, किस प्रकार से व्यापारियों को रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो सारे मुद्दे अभी हमने याद करने की जरूरत नहीं है. मीन्स के अंदर वो सब लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, बस कि डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर दे विल हैव टू रजिस्टर, ऐसा ये फ्रेमवर्क है. सो लाइक दैट अपने जवाब तैयार कर रहे थे तो इंट्रोडक्शन में डिफाइन ओरिजिन समझ लिया और बॉडी में प्रपोज फ्रेमवर्क जो मैंने अब तक पॉइंट दिखा है वो पर्याप्त है पन्ना बनने के लिए. अभी बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस देखते हैं. सबसे पहले बेनिफिट्स में एक कि ये जो पहले अलग अलग टैक्स रहते थे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के, उसके चलते जो कास्केडिंग इफेक्ट आती थी, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है इस प्रकार का कुछ चित्र बन रहा था, दैट कास्केडिंग इफेक्ट विल डिक्लाइन. बेस इफेक्ट होगा, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर सारे टैक्स की गिनती, तो आपको मोबाइल फ़ोन सस्ते दिखेंगे, सो प्राइस विल गेट लेस और उसके चलते डिमांड उन चीज़ों की बढ़ेगी, तो ये तो इकोनॉमिकली अच्छा है. उसी प्रकार अगर आप एक उद्योगपति हैं और जो भी आप सपोज की गाड़ी का टायर, विंडशील्ड वगैरह कहीं और से खरीद रहे हैं, उन सारे चीज़ों पे आपने जो टैक्स भरा वो इनपुट पे आपको क्रेडिट मिल रहा है. सो इससे एंसिलराइजेशन को बढ़ोतरी मिलेगी. तो ये जो छोटे MSME इंडस्ट्री है, स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनको भी तेजी देखने को मिलेगी. और इन सभी कारणों के चलते देयर विल बी एक्सपांशन इन द बिजनेस, जॉब्स, GDP, ये सब बढ़ेगा, अच्छा अच्छा होगा. दूसरा एक एंगल, क्योंकि एक ही टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लग रहा है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड रेट्स होंगे, मिनिमम एग्जेम्पशन हमने देखा केवल दारू, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और आपने जो जो चीज़ें पहले खरीदी हैं इनपुट के रूप में, उसके ऊपर जितना टैक्स भरा उसका लाभ आपने वापस लेना है, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर इनवॉइस. तो इन कारणों के चलते टैक्स इवेजन कम होगा, टैक्स का बेस बढ़ेगा, और क्योंकि टैक्स बेस बढ़ेगा, इवेजन कम होगा, तो सरकार के पास रेवेन्यू में आवक ज़्यादा आएगी. तो जो भी फीजल डेफिसिट कम करनी है, FRBM कानून का पालन करना है, वो सारी अच्छी बातें हो सकती हैं. ओके, सो बेनिफिट्स इतने मुद्दे पर्याप्त हैं. अब चैलेंजेस इन द प्रपोज GST फ्रेमवर्क. सबसे पहला तो कि देयर इज डिसकंटेंट, नाराजगी है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. एक तो पहला कि ये GST के अंदर कुछ चीज़ों पे 6% लगेगा, कुछ पे 26%, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इस कौन सी चीज़ पे कितना लगना चाहिए, इस बाबत भी GST काउंसिल में इनके मिनिस्टरों के बीच हम पाते हैं कि देयर इज डिसकंटेंट. सेम वे राज्य सरकारों को वैट सिस्टम से बदल के GST में जाने में, खास करके ऐसे राज्य जहां पर कि कंजम्पशन नहीं होता, दे आर सोर्सिंग इट टू अदर स्टेट्स, उनको ये लगता है कि हमें बड़ा नुकसान होने वाला है. तो कंपेंसेशन की जो फॉर्मूला कितने सालों के लिए मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, अमेंडमेंट एक्ट वगैरह के अंदर तो बातें की गई थी 5 साल के लिए 100% समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब उनको फिर लग रहा है नहीं, ये तो बराबर जम नहीं रहा है, हमको ज़्यादा कंपेंसेशन मिलना चाहिए, XYZ थिंग. तो देयर इज डिसकंटेंट रिगार्डिंग द कंपेंसेशन, इट्स फॉर्मूला, ड्यूरेशन एंड क्वांटिटी. एंड थर्ड, ये जो राज्यों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे करोगे. पहले तो ये बात चल रही थी कि भाई केंद्र सरकार की खुद की आवक में से वो इनको पैसा दे देगी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, GST और उसके अलावा एक दूसरा सेस या ऐसा कुछ लगाएंगे और वो पैसे से राज्य सरकारों के नुकसान की भरपाई होगी. सो अगेन इट इज उस पूरी मैकेनिज्म के बारे में डिसकंटेंट है. सो फर्स्ट डिसकंटेंट इज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. दूसरे कुछ डिसकंटेंट है अमोंग द पॉलिसी एडवाइजर्स, जो कि पहले ये GST उसके एक्सपर्ट ग्रुप में बैठे थे या नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं वगैरह.
उनका एक तो ये बात है कि भाई जीएसटी आपने लागू करना है तो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पे होना चाहिए, उसमें कोई एग्जेम्प्टेड गुड नहीं होने चाहिए कि ये दारू और पेट्रोलियम और पंखा इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से आप करेंगे देन इट विल बी, वो अपना पर्पस डिफीट कर देगा। सेम भी अगर आप जीएसटी के अलावा कोई सेस लगाएंगे देन ऑल्सो दिस थिंग्स विल शो सम कास्केडिंग इफेक्ट, तो वो अच्छा नहीं है। और जीएसटी तो उसके कितने स्लैब होने चाहिए, 1 स्लैब, 2, 3, 4। प्रपोज फ्रेमवर्क तो ये कहता है कि देयर विल बी 4 स्लैब, जिसके अंदर एकदम मेरिट गुड हैं अच्छे अच्छे या जो गरीब लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस पर 6% ड्यूटी लगेगी, उसके फिर ऊपर 12%, 18%, और एकदम लग्जरी या डीमेरिट गुड्स हैं जो फॉर एग्जांपल गुटखा, पान मसाला वगैरह, तो उसके ऊपर 26% टैक्स लगेगा। सो देर इज डिसकंटेंट अमॉन्ग द पॉलिसी एडवाइजर रिगार्डिंग दिस प्रपोज फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल विजय केलकर बोल रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, बेटर कि केवल एक ही रेट होना चाहिए 12% के आजू बाजू, हर एक कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, ओनली वन टैक्स 12%, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। इन सभी चीज़ों में तो कास्केडिंग इम्पैक्ट दिखेगी। एंड मेन प्रॉब्लम इट विल लीड टू डिस्प्यूट्स। समझते हैं ये डिस्प्यूट। देखिए हमने क्या सोचा है कि भाई मेरिट गुड होगा तो 6% टैक्स लगाएंगे और लग्जरी या डीमेरिट गुड होगा तो 26%। नाउ सपोज आई एम रनिंग अ लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बैक एंड में मैं कहीं से लेदर हाइड खरीद के लाता हूँ, तो ये मेरा इनपुट है। अब इस पर कितना टैक्स लगना चाहिए? वेल लेदर वी कैन से इट इज़ अ मेरिट गुड, क्योंकि बहुत सारे पुअर एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटी का लाइवलीहुड इसके साथ डिपेंड है, राइट। सिंथेटिक लेदर से ये कम पर्यावरण को नुकसान करता है एंड सो ऑन। तो लेट अस से कि भाई ये लेदर हाइड्स दे आर मेरिट गुड्स, तो उसके ऊपर 6% टैक्स लगना चाहिए। इतना टैक्स मैं दे के वो रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये लेदर का क्या करूँ? उससे मैं जूता भी बना सकता हूँ, देन अगेन वी कैन से कि भाई ये तो मेरिट गुड है, गरीब लोग पहनेंगे, ताप और बर्फ से हमारी रक्षा करता है वगैरह, सो मेरिट गुड 6%। या फिर कि मैं ये लेदर की मदद से इस प्रकार का कोई सिगरेट रखने का बॉक्स भी बना सकता हूँ। वेल इन दैट केस इट इज़ अ लग्जरी गुड, डीमेरिट गुड, देन यू विल से कि भाई उस पर तो 26% टैक्स लगना चाहिए। नाउ कम्स द डिस्प्यूट। सपोज मेरा ये लेदर का मैन्युफैक्चरिंग में दोनों चीज़ें बना रहा हूँ और मेरे ही शोरूम आउटलेट हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आके ये कहें कि हमको ये सिगरेट रखने का डिब्बा खरीदना है, आप हमको बेचिए, लेकिन जो आप इनवॉइस बनाइए वो ऐसा बना दो कि 5 जोड़ी चप्पल खरीदा था, ताकि उसको तो लाभ है, कम टैक्स लगेगा 26 के बजाय केवल 6%, और मुझे तो लाभ है ही क्योंकि मेरे को इनवॉइस बनाना था वो मैंने बना दिया और उस हिसाब से मैं तो ऊपर 6% ही टैक्स भर के आऊँ, तो मैं अपने आप एडजस्ट कर सकता हूँ। सो देन दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेशन इट विल इंक्रीज द कंप्लायंस कॉस्ट। सरकार के लिए भी कि उन्होंने हर एक दुकान पे, शोरूम पे फिर अपने इंस्पेक्टर भेजने पड़ेंगे कि ये असल में जूता ही बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है। कंप्लायंस कॉस्ट व्यापारी और उद्योगपति के लिए भी बढ़ेगा, क्योंकि हर महीने मेरे को कोई ऑनलाइन सेल्फ वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट जमा करना पड़े, कुछ एफिडेविट करना पड़े कि मैं जूतों के नाम पे ये सिगरेट के डब्बे नहीं बेच रहा हूँ वगैरह वगैरह। सो जब ज़्यादा स्लैब होंगे, ज़्यादा रेट होंगे, यहाँ पर ये तकलीफ क्यों है? अगर एक ही 12% होता तो कोई चिंता नहीं थी, यहाँ एकदम कम है 6% का टैक्स और दूसरा 26% का टैक्स। सो देर इज मोर डिजायर मोटिवेशन टू सेव द टैक्स अमॉन्ग द कस्टमर्स एज वेल एज द उद्योगपति। एक ये तकलीफ। दूसरी तकलीफ हो सकती है क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट। मैं ये केवल चप्पल ना बनाऊँ, केवल सिगरेट रखने का ये डिब्बा ही बनाऊँ लेदर का, बट ये कहूँ कि नहीं ये सिगरेट रखने का डब्बा नहीं, ये तो बच्चों को पेंसिल रखने का बॉक्स है वहाँ पर, तो ये तो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 एजुकेशन फॉर ऑल इसे प्रमोट करता है, देयरफॉर इट इज़ अ मेरिट गुड, इस पे तो केवल 6% टैक्स लगना चाहिए, 26% नहीं। लाइक दैट देयर कैन बी ए क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड द टैक्स अथॉरिटीज़, और फिर उसका केस चलता रहे तारीख पे तारीख, लाइक दैट लिटिगेशन एंड एवरीथिंग। खैर जितना समझ में आया हो तो, नहीं तो रट्टा इतना मारो कि बिकॉज दिस प्रपोज जीएसटी इज गोइंग टू हैव मल्टीपल स्लैब्स एंड रेट्स, इट मे लीड टू इंक्रीज कंप्लायंस कॉस्ट एज वेल एज क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स। ये इसका चैलेंज हुआ। ठीक है, अब तक हमने जीएसटी फ्रेमवर्क की चैलेंज देख ली। देयर इज डिसकंटेंट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स अमॉन्ग द पॉलिसी एडवाइजर, और ये अपना लेदर के एग्जांपल से हमने समझा कि कैसे क्लासिफिकेशन एंड कंप्लायंस डिस्प्यूट हो सकते हैं। और आगे चैलेंज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल इश्यूज। मित्रों मैंने आपको बजट पढ़ाया था, तब याद होगा आपको कि केंद्र सरकार को कौन से टैक्स से सबसे ज़्यादा आवक होती है? कॉरपोरेशन टैक्स, माल्या, और राज्य सरकारों को तो वैल्यू एडेड टैक्स से। अब सरकारों ने दमखम लगा के टैक्स कलेक्ट करना चाहिए ताकि उनको एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत जो भी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना है उसमें मदद मिले। तो अब तक तो राज्य सरकारें पूरा दमखम लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्ट करने में, उनके इंस्पेक्टर वगैरह रेड मारते रहते थे, चेक नाका वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो लोग वैट से जीएसटी में मूव करेंगे, तब उनको जितना भी नुकसान होगा वो सारा लॉस
विल बी बोर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो कुछ एक्सपर्ट्स को ये भय लगता है कि अब राज्य सरकार और उनके एम्प्लॉइज वो अब एकदम आराम से डील डाल हो जाएंगे कि छोड़ो, इतनी दमखम हमने जीएसटी में नहीं लगाया तो भी कोई चिंता नहीं, कोई रेड मारने की जरूरत नहीं, कोई चेक नाके पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वट एवर लॉस इज अकरिंग यूनियन गवर्नमेंट विल बियर दैट वन। तो ऐसा करने पर टैक्स अथॉरिटीज विल बिकम स्लैक, टैक्स इवेजन बढ़ेगा, टैक्स बेस अपना कम हो जाएगा। तो फिर एफआरबीएम कानून का पालन तो राज्य सरकार करेगी, अपनी डेफिसिट काबू में रखेगी, बट दैट एक्ट विल बी फॉलोड ओनली इन द लेटर बट नॉट इन द स्पिरिट। स्पिरिट कब होगा कि जब आप दमखम लगाए टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, वो सब नहीं होगा। तो जैसे ये डीएसपी बुरेलाल बोलते हैं कि ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट अकेला आपसे नहीं चलता है, उसी वो दिमाग से फिर चले राज्य सरकारों में ये हो सकता है। दूसरी समस्या, हमारी नौकरी पे खतरा है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं राज्य सरकार के ये वैट एम्प्लॉइज और केंद्र सरकार के ये सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम वाले एंड आईआरएस ऑफिसर कस्टम एक्साइज, कि ये दोनों राज्य और केंद्र के सारे टैक्स आपने मिला दिए, सारे सब डिपार्टमेंट और वर्किंग को मिलाने की बात है, तो हमारे ये जो भी पर्सनल इश्यूज, पोस्टिंग, ट्रांसफर, सीनियोरिटी, एकोमोडेशन वगैरह, उसमें अगर कुछ भी हमें हानि हुई तो हम बजट के दिन मास सेल पे चले जाएंगे, काली पट्टी बांध के आएंगे वगैरह वगैरह। सो दैट इज क्रिएटिंग सम पर्सनल चैलेंजेस। थर्ड, हमारे पास डीजल फंड में भी पैसा नहीं, हफ्ते भर से बिजली भी बंद है, ब्रॉडबैंड भी चालू नहीं है। ऐसे कई राज्यों में, कई जिलों में हमें देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए कि राज्य सरकारों का पूरा वैट का मैकेनिज्म, उसे आप वो डेटा माइग्रेट करना पड़ेगा केंद्र सरकार के एक्साइज सर्विस वगैरह के साथ। सो इश्यूज रिलेटेड टू डेटा माइग्रेशन और डेली मॉनिटरिंग, क्योंकि सभी जगह आईसीटी, कनेक्टिविटी, डिजिटल डिवाइड, ये सारे प्रश्न हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक बनाया जा रहा है जो पूरा ऑनलाइन ये सिस्टम चलाएगा, बट जिन राज्यों के अंदर अभी तक ये ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन वगैरह नहीं हुआ है, देयर कुड बी सम इश्यूज रिलेटेड टू दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सफिशिएंट पॉइंट्स अपने हो गए। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन समझ लिया, प्रपोज फ्रेमवर्क भी देख लिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें भी देख ली। अब अपनी समरी या फाइंडिंग में क्या लिखोगे? पॉजिटिव नोट पे हम लोग एंड करेंगे कि देखिए, भारत एक फेडरल कंट्री है, $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ी अपनी इकोनॉमी है। तो इधर हम कुछ भी करने जाएं, चाहे फिर वो कि नोटबंदी हो या फिर जीएसटी लागू करना हो या कि डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करना, XYZ थिंग, वट एवर यू डू इन अ फेडरल कंट्री with $2 ट्रिलियन economy, indeed there will be challenges in the initial rollout of goods and services tax। लेकिन ये जीएसटी ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, उनकी कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर देगा। थस इट विल क्रिएट अ नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डाउटलेसली जीएसटी इज अमंग द मेजर माइलस्टोन्स इन दिस इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। शब्दों पे ध्यान रखिए मित्रों, इट विल क्रिएट अ नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इतना ही बोल सकते हैं। यहाँ पर इट विल क्रिएट अ सिंगल यूनिफॉर्म नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि तीन चीज़ें एग्जेम्प्ट है, दारू, अपना पेट्रोलियम और पंखा मतलब इलेक्ट्रिसिटी। उसी प्रकार एक 12% वाला रेट नहीं है, 6 से 26 4 स्लैब बने। सो सिंगल यूनिफॉर्म रेट ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑल वी कैन से नेशनल मार्केट विल बी क्रिएटेड एंड डाउटलेसली इट इज़ अ मेजर माइलस्टोन, क्योंकि इससे पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ माइलस्टोन बड़े हैं, मॉड वेट देख लो, सैन वेट देख लो, वेट देख लो। सो ऐसा ही ये एक बड़ा माइलस्टोन है। तो इस प्रकार समरी, फाइंडिंग, पॉजिटिव नोट, हम एक ही ये मुद्दे रिसाइकल कर सकते हैं।